नमस्कार साथियों, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो या तो आप खुद 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप में से कोई भी व्यक्ति एक गार्जियन या पेरेंट्स हो सकते हैं जिसका या तो बच्चा या उसका भाई या उसकी बहन स्कूली एजुकेशन ले रहे हैं और वो 9th 10th 11th या 12th में से किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए या उस स्टूडेंट के लिए जो स्कूली एजुकेशन ले रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को समझना। ये बातें जो मैं बोलने वाला हूं वो कुछ तो खुद के एक्सपीरियंस से और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से जिन्होंने स्कूली एजुकेशन लिए आज 5-10 साल हो गए और वो आज असफल हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सफल हैं। उन दोनों की स्कूली एजुकेशन का एनालिसिस करके हमने ये वाली बातें यहाँ पे जो है मेंशन करी हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्होंने स्कूली एजुकेशन को लेके क्या क्या लापरवाही करी और वे लोग जो सफल हुए उनकी सफलता में स्कूली एजुकेशन का क्या रोल रहा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक भी बात मिस मत करिएगा। और स्पेशली वे लोग जिनके बच्चे या जिनके भाई बहन, छोटे भाई बहन अभी स्कूली एजुकेशन ले रहे हैं, उनको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप या आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई भाई बहन, आपका बच्चा है जो स्कूली एजुकेशन ले रहा है और उसको चाहिए उसकी ड्रीम जॉब और आपको उसको गाइड करना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले, अगर कोई स्टूडेंट है जो 9th क्लास में है या 10th क्लास में है या 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, 2-3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों की लाइफ में। एक तो मोबाइल फोन, दूसरा सोशल मीडिया, तीसरा फ्रेंड्स जोन। जो फ्रेंड जोन होता है उनका सर्कल कैसा है डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती जा रही है। पहले के टाइम पे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ें एक दायरे के अंदर ही रहती थी, उन्होंने सिर्फ अपना स्कूल और उसके स्कूल के आसपास की चीज़ें देखी हैं। लेकिन आज स्टूडेंट्स को घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन में दुनिया देखने को मिल रही है, तो उनका जो दिमाग है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है, यानी कि बाहर निकल चुका है। वो एक लिमिटेड दायरे में नहीं रहना चाहता, उसके ड्रीम अलग टाइप के है। यानी कि वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो एक एक्टर बनना चाहता है, वो एक डांसर बनना चाहता है और बहुत सारी चीजें जो भी वो सोशल मीडिया पर देख रहा है वो बनना चाहता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो व्यक्ति जो फोन में चीजें देख रहा है, 90% चीजें तो इमेजिनरी हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है और हम अपने आप को उस टैलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो चीज है, लेकिन हाँ उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो कर जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी बनना चाहो, चाहे डांसर बनो, चाहे एक्टर बनो, चाहे क्रिकेटर बनो, चाहे प्लेयर बनो, चाहे टीचर बनो, कुछ भी बनो, एक बात का ध्यान रखना, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन यानी कि 12th तक की जो एजुकेशन है, आपकी लाइफ में आप जो भी करियर चूज करोगे उसके लिए सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बनो, बिना क्वालिफिकेशन के आपकी हर एक चीज अधूरी रह जाएगी। यानी कि अगर आपने अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट अच्छे से नहीं करी तो आप आगे चल के अनपढ़ ही कहलाओगे, चाहे आप कितना भी बड़ा टैलेंट लेके आगे आ जाना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। तो उनको भी बीट करने के लिए हमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ टैलेंट से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको फर्निश भी करना पड़ेगा। तो प्राइमरी एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एटलीस्ट हमारा 12th तक की एटलीस्ट है ये, वरना आपको ग्रेजुएट होना भी अच्छे से आना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से ग्रेजुएशन करनी चाहिए। सारी चीजों को एनालाइज करके इतना पता चला, आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लेना, कि हमारी जो स्कूली एजुकेशन होती है 9th से लेकर 12th तक एटलीस्ट, ये तो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए, अच्छे लेवल की प्योरिटी के साथ। हम यहां पे सबसे ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस एजुकेशन में कंजूसी करी है, ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हुए, बट उनको कहीं ना कहीं वो चीज आज भी खलती है। सफल हैं कई सारे लोग, बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करी, लापरवाही करी और वो सफल है। बट ज्यादातर लोग, ये 4 क्लासेस में जिन्होंने भी लापरवाही करी है, 90% या उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं, जितने भी लोगों को हमने ऑब्जर्व किया है, कि उनको इस चीज की कमी खलती है कि आज जो भी हम हैं, असफल हैं या हमने कुछ नहीं कर पाया, हमने अपनी स्कूली एजुकेशन अच्छे से नहीं करी। अब इसका जो इंपैक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया। जैसे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो,
भाई हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन से ही निकल के बना है। आपको जो 12 साल पढ़ाई कराई जाती है स्कूल्स में, वही बेस होता है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस का। अगर कोई बच्चा, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, आप सफल तो हो जाओगे किसी न किसी तरह से। अनपढ़ लोगों के पास भी बतेरा पैसा है, उन्होंने मेहनत से, बिजनेस से कैसे ही पैसा कमाया, बट उनको आज भी कमी खलती है अपनी एजुकेशन की कि यार हम एजुकेटेड नहीं है, या हमने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी उस टाइम पे। पैसा बतेरा है, सब कुछ है, पैसा तो यार अनपढ़ आदमी भी कमा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली एक एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, या मतलब आपका कोई ऐसा भाई या बहन या कोई बच्चा ऐसा है जो इन क्लासेस में पढ़ रहा है, या 9th 10th 11th 12th में, तो देखो 9th और 10th में हमारी कोई अलग स्ट्रीम नहीं होती। 9th और 10th में हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपका बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, सीबीएसई से पढ़ रहे हो, आईसीएसई से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी से भी पढ़ रहे हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अभी आप सेपरेट होने के लायक नहीं हो, अभी आप कोई भी एक अलग डायरेक्शन चूज नहीं कर सकते, अभी आप इतने कैपेबल नहीं हो। इसीलिए आपको सारे सब्जेक्ट के ज्ञान होना चाहिए। आपको साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए, आर्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स का भी होना चाहिए, बायोलॉजी का भी होना चाहिए, हर एक चीज का, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आप सीनियर होते हैं, जब 11th क्लास में आते हैं, वहां आपकी स्ट्रीम अलग हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो सरकार ने या जो भी हमारे एग्जाम बोर्ड होते हैं, उन्होंने पहले से ही आपके सिलेबस को इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि भाई ये 2 साल ना आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हैं। आप कौन सी स्ट्रीम चूज करोगे, आपका फ्यूचर क्या है, आप इमेजिन क्या कर पा रहे हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपके एक्शंस क्या हैं, इसके हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइन किया है। किसने? आपके एग्जाम बोर्ड ने। कि भाई इस बच्चे का ना डॉक्टर बनने का सपना है, ये सोचता ही ऐसे ही है डॉक्टर्स की तरह, ये बंदा ना इंजीनियर बनना चाहता है, ये बंदा ना एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। उसी तरह से उन्होंने आपकी स्ट्रीम को डिजाइन किया कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको एक दूसरी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, और आपका किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट है तो आपको कोई दूसरी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, यहां आपका टारगेट नहीं दिया जा रहा है, यहां आपको सिर्फ प्रिपेयर किया जा रहा है, वो भी तसल्ली से। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के पास कोई प्रेशर नहीं होता है। आपके पास 2 साल है, वो भी क्वालिफाई करने के लिए, आपकी मेरिट नहीं लगती यहां पे। इसके बाद जब कंपटीशन में हम पहुंचते हैं ना, हम सोचते हैं कि स्कूल में क्या यार, पास तो हो ही जाएंगे। स्कूल में आप पास हो गए, चाहे आप मेहनत से हुए हो या नकल से हुए हो, कैसे भी हो गए, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपका जो सिलेबस है ना, वो इन्हीं 2 सालों के सिलेबस से मिला के बनता है। और फिर हम ये 2 साल की पढ़ाई को वहां 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कंपटीशन में जो आपका लेवल है वो और बढ़ जाता है। यानी कि 2 साल की पढ़ाई तो ये आपकी उसमें आने वाली है, फिर उसमें जो 6 महीने का सिलेबस है उसमें थोड़ी बहुत चीजें बढ़ाएंगे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की, क्योंकि भैया वहां तो मेरिट लगेगी, वहां आपको पास होने से काम नहीं चलेगा। वहां ऐसा नहीं कि सब बच्चे पास कर दिए जाएंगे, लाखों की भीड़ में से कुछ ही लोग लिए जाते हैं। इसका मतलब है आपके पास 2 साल प्लस 1 साल का 4 गुना, यानी कि 4 साल, मतलब 6 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर। इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। और हमारे गार्जियंस भी, हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं, उनको भी ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों की जल्द से जल्द स्कूली क्वालिफिकेशन कराने में लगे हुए हैं। क्लास बंक करवा देते हैं, एक छोड़ के दूसरी में आ जाए, जल्दी से क्वालिफाई हो जाए, जल्दी से 12th पास कर ले, फिर इसको पढ़ाई के लिए बाहर भेजेंगे। अरे भैया, पढ़ाई के लिए, जिस पढ़ाई के लिए आप बच्चे को बाहर भेजोगे ना कंपटीशन के लिए, वो पढ़ाई अलग से नहीं होती है, बस उसमें कुछ लेवल और कुछ चीजें बढ़ती हैं, और वो इसलिए ताकि आपको कंपटीशन में छटनी की जाए, बस इतना होता है। बाकी जो आप 2 साल में पढ़ते हैं ना, यही बेस होता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने 12th के तुरंत 3 महीने या 6 महीने बाद सिलेक्शन लिया है अपने फील्ड में जिसमें उनकी एक्सपर्टीज थी। यानी कि एक बच्चा ऐसा था जो मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत अच्छा था, राजस्थान बोर्ड से उसने 12th करी थी, नकल से पास हुआ नहीं था, 90% उसके मार्क्स थे। यानी कि उसकी इंटेलिजेंस आप देख रहे हो, क्षमता देख रहे हो कितनी अच्छी है, और वो मात्र 3 से 4 महीने में एयरफोर्स में सिलेक्शन लेके आज पोस्टेड है। आज उसको 5 साल हो गए ड्यूटी करते हुए।
यानी कि जिस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज थी, गरीब घराने का बच्चा था, वो सिलेक्टेड है, आज भी मिलता है मेरे से। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से हमारी ये 2 साल होती है ना, 11th और 12th, इसमें आपको आपके सब्जेक्ट के जिसमें आपको रुचि है उसी को अलग से स्ट्रीम बना के पढ़ाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे 12th के बाद कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो यहां आपको मिलेगा मेरे भाई कंपटीशन, यहां मिलेगा आपको कंपटीशन। यहां आप क्वालिफाई करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहां आपके पास अगर 20 लोग हैं तो 20 में से अगर एक वैकेंसी है तो आपको 19 लोगों से आगे आना पड़ेगा, पहले नंबर पे आना पड़ेगा 20 में से सबसे पहले पे। तो इसमें आप क्वालिफाई होके काम नहीं चला सकते। इसमें आपको बस एक ही काम करना है भाई, अभी से सुधर जाओ। अगर आप इन क्लासेस में हो, स्कूली एजुकेशन ले रहे हो और आपका कोई ड्रीम है, आप चाहते हैं कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है आगे, तो सबसे पहले आप इस स्ट्रीम चूज करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं या आपके घर वाले चाहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो आप अपनी स्ट्रीम यहां से चूज करो। सबसे पहले आप अपनी 11th और 12th में अपना 8 सब्जेक्ट लो, है ना, जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे गाइड है उनसे गाइडेंस लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए। अगर आप बायो लेना चाहते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बायोलॉजी को अपना स्ट्रीम मान के अच्छे से उसकी तैयारी करो। और अगर आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, आईआईटी, एनआईटी, ईटीसी कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम पे अपना पूरा फोकस करो। या इसके अलावा भी आप जैसे कि एसएससी फील्ड होते हैं, कुछ जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी है, तो इसमें आपका 8 सब्जेक्ट आते हैं, 8 भी आते हैं, इसमें आपका साइंस भी आती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, वो पीसीएम पे अपना अच्छा सा फोकस करेंगे। तो वे लोग जो अपने आगे वाले एग्जाम में, जो भी 12th के बाद आप एग्जाम देने वाले हो, पहले से ही डिसाइड कर लो और अपने कंपटीशन के जो सिलेबस है उसको निकाल लीजिए। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को सबसे पहले, आप कंपटीशन का सिलेबस बिल्कुल भी मत पढ़ना स्कूल में स्कूल के ही सिलेबस को 100% पढ़ो। बस मेरी यही सलाह है आपसे कि स्कूल में जो आपके सब्जेक्ट हैं, आगे वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करना। अगर एनडीए है तो पीसीएम चूज करो, एसएससी है तो भी चलो पीसीएम चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस हम बाद में पढ़ लेंगे। या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, बायोलॉजी पे अपना पूरी कमांड करो, ठीक है। और अगर आप लोग आईआईटी करना चाहते हैं तो पीसीएम पे अपनी पूरी कमांड करो। और उसके बाद जो आपके स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से 100% दो, बिना किसी कंजूसी के। यानी कि ना तो बंक मारनी है, ना खुद को चीट करना है, ना डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होना है कि भैया फोन चला रहे हैं, हमें वो बनना है, हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ नहीं बनना। टिकटॉक पे वीडियो बनाना छोड़ो। इस उम्र में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं बढ़िया सा और अपना लगे हुए हैं वीडियोस बनाने में। भाई वीडियो बनाना सीख भी गए, मान लो इंटरव्यू, आप सेलिब्रिटी बन के इंटरव्यू, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, क्या करोगे यार। मतलब बड़े आदमी बनने के लिए भी आपकी एजुकेशन जरूरी है। आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, 12th तो अच्छे से कर लो भाई, 12th तो अच्छे से कर लो, ग्रेजुएशन तो कर लो। कम से कम एक इंसान की लाइफ में एक मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है, जिससे अगर लाइफ में आप आगे चल के कोई बड़ा आदमी बन भी गए ना, तो आपके पास कहने को कुछ होना चाहिए कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन है, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। वरना अगर 10th पास व्यक्ति कोई बड़ा स्टार बन भी गया तो ये कहेंगे अनपढ़ है, ये तुक्के से बन गया है। समझ रहे हो? तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन पे कमांड करो, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बस बेसिकली पढ़ो। अगर आप अपने कंपटीशन में, यहां जो भी आप एग्जाम दोगे, इसमें हार्ड कंपटीशन से बचना है और जल्दी सबको बीट करना है, कम मेहनत में, कम टाइम में, कम पैसों में, तो एक ही तरीका है, अपने जो स्ट्रीम आपने चूज करी है उनको ईमानदारी से पढ़ो, बिना नकल के और 100% देखे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ इस पे कमांड कर लो ईमानदारी से। और वे लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, उनके अगर घर में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके ट्यूशंस लगवाइए, जो सब्जेक्ट उसका कमजोर है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से उसको स्ट्रीम दिलवाइए, उसी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही आगे एग्जाम की तैयारी करवाना। आप अपनी तरफ से मत करवाना कि मुझे तो यूपीएससी करवानी है, उसको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना वो ना आप।
तो उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रीम चूज करवाओ, उसी के हिसाब से फ्यूचर का एग्जामिनेशन डिसाइड करवाओ उससे, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को ईमानदारी से पढ़वाओ। अगर स्कूल में आपने 100% दिया और 90 to 100% के बीच में आ रहे हैं तो भाई उसी के हिसाब से उसका आगे का एग्जाम डिसाइड करवाइए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इतनी ही ईमानदारी के साथ उसने आगे वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि आगे वाले एग्जाम की तैयारी करी और उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी, तो गारंटेड उसकी ड्रीम जॉब उस बच्चे को मिल जाएगी, वो भी कम समय में, कम टाइम में। यानी कि जो भी आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज करोगे उनका बेस होता है स्कूली एजुकेशन। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं। हमने या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूली एजुकेशन में थोड़ी सी लापरवाही करी थी, लेकिन एक होता है कि आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते, जब आप गरीब घराने में होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना कोई बिजनेस है, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो हम लोग तो ऐसे रास्ता ढूंढते ढूंढते चीज़ों में घुस गए और अपना डेडिकेशन दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने हद में ले ली। लेकिन वे लोग जिनके पास ऑप्शंस होते हैं, पैसा भी है घर वालों के पास, ठीक है, बिजनेस भी है, ऑप्शंस भी है, वे लोग इस चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और बुद्धि में उनकी बात बैठानी पड़ेगी कि तुम्हें यही करना है, ऐसे ही करना है, और उनको खुद भी ये बात समझनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ठीक है, आप धोखा खा सकते हैं, आपकी चीज़ें कठिन हो सकती हैं, जिसमें 10% एफर्ट्स लगने चाहिए उसमें 90% लग सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है 11th 12th तक की, इसको अच्छे से करिए, और जो भी स्ट्रीम आपने चूज करी है उसको ईमानदारी से पढ़िए, फ्यूचर की सोचिए मत। अगर आपने अपनी स्ट्रीम को अच्छे से 100% दिया है, गारंटेड आपको आपकी ड्रीम जॉब में बहुत सहयोग मिलेगा। इसी के बेस पे आपका आगे सिलेबस डिसाइड होता है। तो इतनी ही गुजारिश है बस आपसे कि जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। आपको आगे कंपटीशन में उतना एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे जितने आपको लापरवाही के बाद डालने पड़ेंगे। 10 गुने बढ़ जाते हैं एफर्ट्स, और उस टाइम पे उम्मीद भी टूटने लगती है। हर किसी के पास सपोर्ट भी नहीं होता है इतना, ठीक है ना। तो बस इतनी सी कहानी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है, इसको अच्छे से कंप्लीट करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।